हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए हम जानते हैं। पहला पॉइंट है, ये समझ जाइए कि ये म्यूचुअल फंड्स है, ये हेज फंड्स और ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट, लाइक कौन मैनेज करता है ये फंड्स को। ये तीनों केसेस में पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं, जिसको फंड मैनेजर्स भी कहा जाता है। इन केस ऑफ आपको प्राइवेट इक्विटी में दे आर कॉल्ड एज जनरल पार्टनर्स। दे आर द पीपल जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको मार्केट एक्सपीरियंस होता है, उनको स्ट्रक्चर्स, फंड स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल पूरी नॉलेज होती है। एंड वही लोग होते हैं जो पूरे फंड के डिसीजंस लेते हैं। इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसमें भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, तीनों में भी एक्सपर्ट्स ही रहते हैं जो ये फंड को चलाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि कौन इसमें पैसे देता है, कितने देता है, कहाँ से आते हैं। इसमें भी बहुत सारी लाइक सेम फीचर है ये भी, जहाँ पे पूल ऑफ मनी होता है। पूल ऑफ मनी हम किसको कहेंगे कि जब एक से ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक जगह जमा होते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड में, राइट। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, फंड मैनेजर को पैसे देते हैं, वो फंड में पैसा लगाते हैं, फिर वहां से फंड मैनेजर डिसीजन लेकर वो फंड को, वो पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। हेज फंड्स में भी वैसे ही होता है और प्राइवेट इक्विटी फंड में भी वैसे ही होता है। तो इट्स बेसिकली जो है पूल ऑफ मनी है कि पैसे एक जगह जमा किए जाते हैं। होता यह है कि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा एलपी, ज्यादा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इट कैन बी लाइक हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं सम केसेस में। वेयरएज आपके हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड में नंबर ऑफ जो है इन्वेस्टर्स कम रहते हैं यूजुअली। ओके, इन्वेस्टर बेस और इन्वेस्टर टाइप कि कौन से तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ये फंड्स में। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी आम आदमी, हमारी तरह, आपकी तरह, जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। एक सिंपल सा एक फॉर्म लेना होता है कि आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे, वो फॉर्म इशू करेगा, आप उसको फॉर्म फिलअप करके दे देंगे, देन आप नेक्स्ट डे उसके फंड का हिस्सा बन सकते हैं, फंड के ओनर बन सकते हैं टू दैट वैल्यू, टू दैट एक्सटेंट। जब हम बात करेंगे हेज फंड्स की और प्राइवेट इक्विटी फंड्स की, ये दोनों में भी ये होता है कि HNI इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। HNI फुल फॉर्म इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके, इसका ये मतलब होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, ज्यादा सेविंग्स होती है, वो रिस्क ले सकते हैं, वैसे लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। उनको एक टर्म दिया जाता है कॉल्ड एज एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स। एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये जो है डिफाइन किया गया है सेबी के द्वारा इंडिया में और SEC के द्वारा यूएस में, कि उसमें जब डिफाइन किया है इन लोगों ने, उसके बारे में इन लोग थोड़े से क्राइटेरिया रखे हैं, लाइक इनकम क्राइटेरिया, कि जो आदमी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर कहलाना चाहता है, उसको चाहिए कि उसकी पिछले 2-3 साल की इनकम, एक सॉलिड इनकम उसके पास हो। एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट सेट किया गया है, उतनी इनकम उसकी होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल ले लीजिए कि 5 करोड़ इंडिया के, लाइक इंडियन टर्म्स में हम रुपीस में, करेंसी में बात करेंगे, तो 5 करोड़ एटलीस्ट उसकी इनकम होना चाहिए हर साल। तो 2 साल 3 साल की इनकम देखी जाती है। फिर उनका क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है, आर दे रियली क्वालिफाइड, क्या वो लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उनके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है, क्या कुछ लाइसेंसेस है उनके पास, सो दैट उनको पता है कि इतना बड़ा अमाउंट जो डाल रहे हैं वो लोग, वो के सही जगह डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग पूरा अमाउंट डाल दिए, एक जगह लाके, जिंदगी भर की उनकी कमाई थी, एक जगह लाके डाल दिए, पूरा पैसा लॉस में चले गया। तो उनको पता होना चाहिए, वो लोग इतने एक्सपीरियंस, इतने क्वालिफाइड होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ये पैसा सही जगह लगा रहा हूँ, यूजिंग देयर लाइक नॉलेज एंड स्किल्स एंड अवेयरनेस ऑफ द मार्केट। तो हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी में ये टाइप के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर कहलाते हैं। और इसमें देखिए कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर हम ये तीनों में भी अगर बात करेंगे इन्वेस्टर्स की, तो ये इन्वेस्टर्स खाली इंडिविजुअल्स नहीं होते, इट कैन बी लाइक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कोई दूसरे फंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना चाहिए, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सबके दिमाग में रहता है कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना रहना चाहिए, राइट। क्या मेरे पास 1,000 रुपए है इंडिया में, कैन आई इन्वेस्ट, क्या मैं किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब हम देखते हैं आगे।
म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड का हिसाब ऐसा ही है कि किसी के पास 500 रुपए से 1000 रुपए है तो वो लोग आसानी से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगे, जैसा हम ऊपर डिस्कस किए थे कि जस्ट आपको एक फॉर्म लेना होता है या ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना होता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, 1-2 दिन में आप जो है आसानी से इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि 500 रुपए जिसके पास है, आप आसानी से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। बात करेंगे हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड की, यहाँ पर भी दोनों ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड सेम जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ अमाउंट लिया है कि 5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट हेज फंड में या प्राइवेट इक्विटी में डालना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे वो 5 लाख रुपए। अब हम इंडियन करेंसी में अगर बात करेंगे 5 लाख की, तो 5 लाख सबके पास नहीं होता है, राइट? जो पैसे वाले लोग हैं, जिसके पास सेविंग्स है, वैसे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं 5 लाख एज ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वो शायद 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक, कहीं तक करोड़ में भी जा सकता है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि डॉलर्स में इट कैन बी 1 लाख डॉलर्स, राइट? 100,000 जिसको बोलते हैं हम, इट कैन बी। सो अमाउंट रिक्वायर्ड जो रहता है म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी में, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं हेज फंड्स में और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, वो बड़े लोग होते हैं, एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी जिसको कहते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं वो लोग। आगे आइए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी क्या चीज है? लिक्विडिटी वो चीज है कि आप कितनी आसानी से आपका पैसा आपके पास वापस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ म्यूचुअल फंड में किसी 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था। अब वो पैसा आप तक, अब किसी इमरजेंसी आ गई आपको एंड वो पैसा आपको वापस चाहिए, तो वो पैसा आपको कितनी जल्दी आपकी जेब में वापस, आपके हाथ में वापस आ सकता है? डज इट टेक 1 डे, 2 डे, 3 डे, या फिर 1 महीना, 2 महीने लग सकते हैं? तो उसका आंसर, सिंपल आंसर यही है कि म्यूचुअल फंड के केस में इट वुड बी वेरी इजी। बहुत आसान होता है म्यूचुअल फंड से, एक रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालना होता है आपको, 1-2 दिन के उसमें आपका अमाउंट आप तक वापस आ जाता है। Whereas हेज फंड की अगर हम बात करें, वहां पर डिपेंड ऑन दी फंड, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करें हेज फंड में, क्योंकि हेज फंड में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लाइक ओपन एंडेड फंड होते हैं, क्लोज एंडेड फंड होते हैं। जो ओपन एंडेड फंड होते हैं उसमें लोग कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी फंड से वापस निकल सकते हैं। तो आप अगर वो किसी ओपन एंडेड फंड में डालेंगे आप पैसा, तो आप इजीली इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। वेरास अगर किसी क्लोज एंडेड फंड में डालेंगे आप, तो क्लोज एंड फंड का एक फीचर ये होता है कि आप आपका पैसा जल्दी से नहीं निकाल सकते। उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है लॉक इन पीरियड, कि आपको जब आप फंड में आते हो इनिशियली, जब भी आपको बता दिया जाता है कि भाई आपको एटलीस्ट 2 साल तक तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। उनका मकसद ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म इसको रखना चाहते हैं ताकि ये बहुत प्रॉफिटेबल हो। इन दैट केसेस क्लोज एंडेड फंड्स में जो है आपके पैसा आपको वापस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका पैसा मिलने में बहुत टाइम लग जाए, या फिर आपका पैसा आप जितना इन्वेस्ट किए थे उससे कम मिले। अब आप चाहते ही हैं कि मेरा पैसा मुझे जल्द से जल्द मिल जाए, तो आपको दूसरा इन्वेस्टर से बाहर से लाना पड़ेगा, वो फंड में लाके आपको उसको मेंबर बनाना पड़ेगा, फिर आप वहां से एग्जिट करेंगे, और वो जो आने वाला मेंबर है वो शायद आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम वैल्यू में आपके शेयर्स को खरीदेगा। सेम चीज होती है प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। प्राइवेट इक्विटी फंड्स में मोस्टली जो है क्लोज एंडेड फंड्स ही होते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो उसमें लॉक इन पीरियड रहता है 2 साल, 3 साल, 5 साल का भी हो सकता है। तो जो लोग ज्यादा होल्ड करते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो इन दैट केस ये बहुत इलिक्विड हो जाते हैं आपको, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और क्लोज एंडेड हेज फंड जो आपके इलिक्विड इन नेचर, यानी आप इसको जल्दी से आपका पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उनका मकसद होता है कि ये लॉन्ग टर्म पे रखा जाए। रिस्क प्रोफाइल में आते हैं कि कौन सा फंड रिस्की होता है। तो हम जब बात करेंगे म्यूचुअल फंड जो है थोड़ा सा कम रिस्की होता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन कंपेयर्ड टू हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स। क्यों कम, इसमें रिस्क क्यों कम होता है? बिकॉज जो लोग का इन्वेस्टमेंट है वो जो है नॉर्मल कंपनीज में डालते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज में डालते हैं, वो सिक्योरिटीज में डालते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील हो रही है, जिसकी मार्केट वैल्यू डेली डिसाइड हो रही है और एंड ओपन पब्लिक के लिए अवेलेबल है मार्केट वैल्यू। तो उसमें क्या है, आप जाकर देख सकते हैं कि भाई मेरा वैल्यू कितना है, आज कितना है, कल कितना है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेफ्टी गेम यहाँ पर चलता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। हम बात करेंगे
हेज फंड में इट कैन बी लाइक मीडियम रिस्क और उसका हाई रिस्क भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हेज फंड्स आर हाई रिस्क इन नेचर। क्यों हाई रिस्क होते हैं लोग? बिकॉज ये लोग हेज फंड के बारे में आप शायद सुने होंगे कि हेज फंड ऐसे होते हैं कि दे इन्वेस्ट एवरीवेयर, जहां पर भी उनको प्रॉफिट दिखता है वो इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं डेरिवेटिव्स में, जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज रहते हैं। करेंसी स्वैप्स या आर्बिट्रेज का उनको करेंसी डिफरेंसेस का मिल रहा है कि इंडिया से करेंसी खरीदे यूएस में बेचे, या यूएस की करेंसी की खरीद कर आप किसी दूसरी कंट्री में जहां पर उसका वैल्यू ज्यादा है वहां बेचे, उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। तो आर्बिट्रेज में वो इन्वेस्ट कर देते हैं जाके, और बहुत सारी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। लाइक डे टू डे जो ब्रोकरेज से आपको मिलता है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। बेसिकली हेज फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं, उनका दिल जहाँ चाहता है, उसकी वजह से वो रिस्की भी हो जाते हैं एट टाइम्स। पीई को आई वुड से कि मोस्टली ये मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आते हैं एंड समटाइम्स कैन बी हाई आल्सो। मीडियम इसलिए आते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है या जीपी हम जिसकी बात कर रहे थे, जनरल पार्टनर, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि दे विल डू सम काइंड ऑफ रिसर्च। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा अच्छा सा रिसर्च करते हैं वो लोग, फिर उनका डील दे विल लाइक इन्वेस्ट इनटू दैट सिक्योरिटी। ऐसे ही नहीं है कि गए ये अच्छा दिखा सिक्योरिटी इन्वेस्ट कर लिए, तो दे डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, देन ओनली दे विल इन्वेस्ट इन दैट वे। ये थोड़ा मीडियम कैटेगरी में आ जाता है। अब हाई रिस्क ही कब हो सकता है? हम इससे पहले भी वीडियोस में देखे हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वीसीस में इन्वेस्ट करते हैं, एज ए वीसी जो है इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाते हैं वो लोग। इसका मतलब क्या है कि कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आया कोई लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड जो है उनमें जाके इन्वेस्ट करते हैं नए आइडिया में। जैसा कि फेसबुक, जोमेटो, उबर का हम एग्जांपल लिए थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी कोई आइडिया ही था किसी का, लेकिन जब किसी लोगों ने, बड़े लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया एंड जब कंपनी लाइक फेमस हो गई, तो फायदा फाउंडर को भी हुआ, जो आइडिया लाने वाले को भी हुआ, और जो इन्वेस्ट किया उनको भी हुआ। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आइडिया था, अच्छा दिख रहा था, एंड प्राइवेट इक्विटी ने जाके इन्वेस्ट किया, लेकिन वो आइडिया मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुआ, या आइडिया जो है ज्यादा बूम नहीं हुआ मार्केट में। इन दैट केस क्या हो सकता है कि आपका जितना लगाया पैसा दैट कैन गो फॉर ए लॉस, या फिर आपको वो आइडिया नहीं चलने की वजह से आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। इन दैट केसेस प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैन बी हाई रिस्की ऑल्सो। लास्ट थिंग ऑन today's class is regulation। जैसा कि आप जानते हैं, ये फंड, सिक्योरिटीज, इक्विटीज, डेरिवेटिव, जितने भी चीजें होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब रेगुलेटेड, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है हर कंट्री में। जैसा कि इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड वैसे ही इंडिया में यूएस में SEC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। ये जो बॉडीज होते हैं ये रेगुलेट करते हैं, ये रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं कि ये सिक्योरिटी मार्केट कैसा चलना चाहिए, व्हाट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें पब्लिश करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। सारे रूल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बनाते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड रहते हैं, ठीक है, बहुत हाईली रेगुलेटेड रहते हैं। इसका मतलब यही है कि इनको, म्यूचुअल फंड्स को, बहुत सारे इनके रिपोर्ट्स पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, लोकल चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे उनको उनका रेगुलरली अपडेट्स देना होता है। लाइक मैंडेटरी रहता है कि उनको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके कैश फ्लोज वगैरह जो भी है वो लोग को पब्लिश करना मैंडेटरी होता है। और बहुत सारे रेगुलेशंस रहता है कि जहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट को टाइमली जो है अपडेट्स देना जरूरी रहता है। वेयरएज इन केस ऑफ बोथ हेज फंड और म्यूचुअल फंड में, दोनों में भी रेगुलेशंस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत कम होते हैं। ये लोग भी बनाते हैं रिपोर्ट्स, ये लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं गवर्नमेंट को, बट वो पब्लिकली इशू नहीं होता है, पब्लिक में पब्लिश नहीं होते हैं वो रिपोर्ट्स। ओके, सो हम ये हमेशा यही कहते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, दे आर लाइक ट्रांसपेरेंट टू देयर ओन स्टेक होल्डर्स बट नॉट टू द पब्लिक। स्टेक होल्डर्स में आपके इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, ओनर्स आ जाएंगे, टैक्स अथॉरिटीज आ जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये सब स्टेक होल्डर है। नहीं, स्टेक होल्डर्स को सब पता चलता है, सब इनको रिपोर्ट्स मिलती है, टाइमली अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन इनके लिए, हेज फंड्स के लिए और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग न्यूज़पेपर में जैसे पब्लिश करने का रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पे डालने का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे रेगुलेशंस इनके लिए छूट है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और हेज फंड्स के लिए छूट है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स आपके प्राइवेट इक्विटी फंड कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप किसी टॉपिक पे और मुझसे सुनना है प्राइवेट इक्विटी या फंड अकाउंटिंग में स्पेशली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू।